नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग एनआईओएस की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी उसकी बात करते हैं। इससे पहले आप हमारा ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो देख लीजिए। इन नंबरों पर आप हमसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं और चाहे तो आप शाम को 6 से 7 के बीच में कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों से एक अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट की कक्षा पढ़ रहे हों, इंटरमीडिएट पढ़ रहे हों या हाई स्कूल पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे मॉड्यूल 4 यानी कि सांख्यिकी उपकरण के बारे में। इसमें हम अध्याय 9 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो जो हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी, डिस्पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी जो डेटा सेट है या कोई वितरण है डेटा का, वो अपने उसके जो सारे अंक हैं उसके अंदर, जो जैसे कोई एक मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो ये अंक हैं, ये अपने माध्य से या औसत से कितने अलग हैं, कितने दूर हैं या कितने पास हैं, ठीक है ना? अगर बहुत ज़्यादा दूर-दूर हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है उनके और औसत के बीच में, तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अपकिरण है, बहुत ज़्यादा डिस्पर्सन है। अगर कम है तो हम कहेंगे डिस्पर्सन कम है, ठीक है? तो एक तरह से एक प्रॉपर्टी या एक क्वालिटी हमको डेटा सेट की पता चलती है डिस्पर्सन को नाप के या अपकिरण को नाप के। तो हमने पिछले वीडियो में अपकरण का अर्थ के बारे में बात की थी, अपकिरण की निरपेक्ष और सापेक्ष माप की बात की थी। निरपेक्ष माप वो होती है जहाँ पर कि कोई इकाई हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना? जो कि सिर्फ़ अपने आप से ही उसका कंपैरिज़न होता है, किसी से कंपैरिज़न नहीं करते हैं। हम उसका इकाई में मान निकालते हैं कितना अपकिरण है, और सापेक्ष माप में हम उसका किसी के साथ तुलना करते हैं, ठीक है ना? तो तुलनात्मक चीज़ों के लिए हम सापेक्ष का यूज़ करते हैं और जहाँ तुलना नहीं करनी होती वहाँ निरपेक्ष वाला यूज़ करते हैं। फिर हमने अपकिरण की गणना की विधियों के बारे में बात की थी। इसकी 5 विधियाँ हमने बात की थी। पहला है विस्तार, दूसरा है चतुर्थक विचलन और अंतर चतुर्थक विचलन, उसके बाद है माध्य विचलन, उसके बाद है मानक विचलन और लास्ट में है लॉरेंज वक्र। तो पिछली जो वीडियो में हमने बात की थी वो बात की थी विस्तार के बारे में। हमने विस्तार के कुछ आंकिक यानी कि न्यूमेरिकल्स भी देखे थे और आज हम बात करेंगे चतुर्थक विचलन की, ठीक है? तो चतुर्थक विचलन क्या होता है? चतुर्थक विचलन में हम क्या करते हैं, कोई भी जो डेटा सेट है दिया हुआ, उसको हम 4 भागों में बाँट देते हैं, ठीक है ना? तो 4 भागों में हम बाँटते हैं। 4 भागों में बाँटने के लिए हम 3 प्रकार के जो चतुर्थक हैं उनका उपयोग करते हैं। पहला होता है Q1 या प्राथमिक चतुर्थक, दूसरा होता है द्वितीयक चतुर्थक यानी कि Q2 और तीसरा होता है Q3 यानी कि तृतीयक चतुर्थक, ठीक है ना? तृतीय चतुर्थक। तो इसके माध्यम से हम जो डेटा होता है उसको 4 भागों में बाँट देते हैं और हर भाग का जो लगभग हर भाग में 25% डेटा आता है, ठीक है ना? इस प्रकार से 25% अगर आप चारों जोड़ लोगे तो ये 100% बन जाएगा, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है, इससे पता चलता है हमको कि कितना अपकिरण है या कितना डिस्पर्सन डेटा सेट में है, ठीक है? तो जो चतुर्थक विचलन होता है, वो जो मैंने अभी बात आपको बताई कि Q1, Q2 और Q3 में हम जो चतुर्थक होते हैं उसमें बाँट लेते हैं। तो Q1 को बोलते हैं निम्न चतुर्थक या सबसे छोटा वाला चतुर्थक, और जो ऊपरी चतुर्थक होता है वो होता है Q3 या तृतीयक चतुर्थक, ठीक है ना? तो जो चतुर्थक विचलन हम निकालते हैं वो चतुर्थक जो निम्न चतुर्थक है Q1 और Q3 इस पर आधारित होता है। Q3 माइनस Q1 इसके अंतर को चतुर्थक विस्तार कहते हैं। रेंज, जैसे अभी रेंज पढ़ी थी हमने, हम हाईएस्ट से लो स्मॉलेस्ट को घटा दे रहे थे तो रेंज आ रही थी, विस्तार आ रहा था। तो अगर हम Q3 से Q1 को घटा देंगे तो उसको चतुर्थक विस्तार कहा जाता है। तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर यानी कि Q3 माइनस Q1 को 2 से अगर भाग दे दें हम, मतलब अगर हम Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये कहलाता है चतुर्थक विचलन, ठीक है ना? उसको आप अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार का नाम भी देते हैं, ठीक है ना? अतः जो चतुर्थक विचलन होता है वो क्या होता है, QD इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, ठीक है? जो मैंने आपको बताया। तो चतुर्थक विचलन अगर आपको कोई निकालने को कहता है तो पहले आप Q निकाल लीजिए, Q3 निकाल लीजिए, फिर Q1 निकाल लीजिए और फिर Q3 माइनस Q1 करके उसको 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा चतुर्थक विचलन, ठीक है? चतुर्थक विचलन से भी हमको डेटा जो हमारे आंकड़े हैं उनके जो अपकिरण है, जो डिस्पर्सन है, उसके बारे में पता चलता है। दूसरी चीज़ आती है चतुर्थक विचलन का गुणांक।
तो ये गुणांक क्या होता है, ठीक है, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कॉफिशिएंट होता है किसका, चतुर्थक विचलन का, ठीक है ना, क्वार्टाइल डेविएशन का कॉफिशिएंट होता है। तो चतुर्थक विचलन पर आधारित जो अपकिरण के सापेक्ष माप को चतुर्थक विचलन का गुणांक कहा जाता है। ये कैसा माप है, ये सापेक्ष माप है। चतुर्थक विचलन जो था वो एक निरपेक्ष माप था, ठीक है। निरपेक्ष माप में क्या होता है, निरपेक्ष, सही से नहीं लिख पाए, निरपेक्ष माप में क्या होता है, निरपेक्ष माप में इकाई यूज़ की जाती है, ठीक है ना, और सापेक्ष माप में इकाई नहीं होती है। तो जो चतुर्थक विचलन का जो सापेक्ष माप है अपकरण का, उसको चतुर्थक विचलन गुणांक कहा जाता है। और इसे परिभाषित कैसे किया जा सकता है, ये आप देख पा रहे हो, चतुर्थक विचलन का जो गुणांक है वो बराबर होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 अपॉन Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, यानी कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है ना। Q3 माइनस Q1 को अगर हम Q3 प्लस Q1 से भाग दे दें तो हमको चतुर्थक विचलन का गुणांक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे प्राप्त होगा, ये हम कुछ उदाहरणों से देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपकी किताब में ये दिया हुआ है, ये इसमें जो इसने आंसर कर रखा है वो गलत है, ठीक है ना, आपकी किताब में इसको गलत कराया हुआ है, हम इसको सही से कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 7 मजदूरों की दैनिक मजदूरी दी गई है, मजदूरी का रुपए में, क्या में निकालना है, रुपए में, तो यहाँ पे इकाई में निकालना है, तो वो क्या होगा, एक निरपेक्ष माप होगी जो कि होगी चतुर्थक विचलन, ठीक है ना। तो हमको चतुर्थक विचलन निकालना है। ये कैसे आंकड़े हैं, ये अवर्गीत आंकड़े हैं, इनको वर्गीकरण नहीं कर रखा है इनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे को डेटा सेट दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे, इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। तो क्या होगा इसका बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा है 70, ठीक है सबसे छोटा, दोबारा लिखता हूँ 70, उसके बाद है 100, फिर है 120, फिर है क्या 150, फिर है 170, फिर है 190 और सबसे लास्ट में है 250, ठीक है। तो ये है आपकी डेटा जो वितरण है, ठीक है ना। ये वितरण दे रखा है किनका, एक 7 मजदूरों की मजदूरी का। तो पहले मजदूर के 70 रुपये, फिर 100, 120 इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसको बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है Q1। तो जो Q1 निकालते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल में, अगर आप देखोगे Q1 जो होता है वो होता है n+1 डिवाइड बाई 4। अब आप पूछोगे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ जो डेटा सेट हैं वो कितने डेटा दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो n है कितना यहाँ पे 7, ठीक है, n 7 है। तो जो Q1 हो जाएगा, जो प्राथमिक जो निम्न चतुर्थक है वो हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 4वां पद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1 डिवाइड बाई 4 यानी कि 8/4 यानी कि 2, यानी कि सेकंड जो पद है या सेकंड जो टर्म है, ठीक है ना, या पद है, ठीक है। तो वो सेकंड टर्म कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा है, तो सेकंड हो जाएगा 100, ठीक है। तो Q1 आ गया 100। ऐसे ही हम निकालें Q3। Q3 क्या होता है, वो होता है 3 × n+1 डिवाइड बाई 4। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, Q1 क्या होता है और Q3 क्या होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 7 + 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि 3 × 8 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 6। तो ये कौन सा हो जाएगा, 6th जो पद है, छठा पद है। छठा कौन सा पद है, इसमें आप देख लोगे सीरीज में 1 2 3 4 5 6, छठा है 190, ठीक है। तो आपकी दो चीज़ें आ गई, एक आपका आ गया Q1 और एक आ गया Q3। तो आप आराम से आप QD निकाल लोगे, ठीक है ना। QD क्या निकाल लोगे, QD क्या होता है, QD होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, बहुत सिंपल है। तो आपको पता है Q3 है 190 माइनस 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, 190 माइनस 100 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 90/2 यानी कि 45, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया क्या, किस क्वार्टाइल डेविएशन। अगर वो बोलता है कि इसका क्वार्टाइल डेविएशन के साथ, क्वार्टाइल डेविएशन आपने कितना निकाला अभी, जो हमने QD निकाला वो निकाला 45। अब वो पूछता है अगर, और हमें पता है Q1 कितना है, हमें जो निकाला था वो निकाला था 100 और Q3 कितना निकाला था 190। अगर वो पूछता है कि इसका कॉफिशिएंट भी निकालो, इसका गुणांक भी निकालो, ठीक है ना, तो कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा, हमें पता है Q3 माइनस Q1
डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है। ये हो जाएगा 190 माइनस 100 डिवाइड बाई 190 प्लस 100, यानी कि हो जाएगा 90/290। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो एक लगभग लगभग 3.1 आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉफिशिएंट, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। तो बहुत सिंपल है, कहीं को समझ में नहीं आता है, इसमें केवल फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज़ फिट करनी है, मान फिट करने हैं। सबसे पहले जो डेटा सीरीज़ दी हुई है 120, ये इसको आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगा लेना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिए, आप आरोही क्रम में लगा लीजिए। तो आरोही क्रम में लगा लेंगे, उसके बाद फिर आपको Q1 निकालना है, Q3 निकालना है। Q1 Q3 के फॉर्मूले बहुत इजी होते हैं। Q1 होता है n+1 डिवाइड बाई 4। अगर कोई कहता है कि Q2 निकालो तो Q2 क्या होता है, वो होता है 2n+1 डिवाइड बाई 4। और अगर Q3 निकालना है तो वो होता है वो यहाँ पे 3 आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं आता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको द्वितीयक चतुर्थक को निकालने को कहता है तो आप Q2 से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तृतीयक तो आपको पता ही है इस फार्मूले से। ये 3 फार्मूले आपको बहुत सिंपल फार्मूले हैं, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। वो उसी से मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो n+1 ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप QD यानी कि जो चतुर्थक विचलन है वो, और चतुर्थक विचलन का गुणांक भी निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं एक सवाल, जो कि मैं आपसे पहले कह रहा था कि एक सवाल हम करेंगे। ये अप्रैल 2019 में आया था। अप्रैल 2019 की जो NIOS के एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल वाले, उसमें आया था। तो ये सवाल बहुत सिंपल सा मुझे लगा, और ये 6 नंबर का सवाल उसने दे रखा था एग्जामिनर ने, ठीक है ना। समझ में नहीं आया कि 6 नंबर का था क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या निकालना है, इसमें आपको द्वितीयक चतुर्थक निकालना है, केवल द्वितीयक चतुर्थक की गणना करनी थी। इसमें भी जो मजदूर थे उनकी मजदूरी दे रखी थी रुपये प्रति घंटा के हिसाब से। सबसे पहले क्या काम करोगे आप, ये जो मजदूरी दे रखी है इसको आंख मीच के आपको सबसे पहला काम करना है कि इसको आप आरोही क्रम में लगा लोगे। तो कैसे लगेगी, सबसे छोटा है 60, 65, 70, 75, 80, ठीक है ना, 85, 90, 95, 100, 105 और 110, ठीक है। और यहाँ n कितने हैं, कितने पद हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हैं, ठीक है ना। 11 पद दे रखे हैं। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है Q2 क्या होगा, ठीक है ना। तो Q2 हमें पता है क्या होता है, Q2 होता है 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4। तो हम यहाँ पे n के वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू n कितना है 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 गुणा 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 12, 3 दूनी 6। तो ये 6th जो पद है वो Q2 होगा। तो 6th पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठा पद है 85। तो ये आपका आंसर आ गया, आपको 6 नंबर मिल गए। इतना सिंपल सवाल था, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने आपको बताया था कि हम Q1, Q2 और Q3 की सहायता से जो डेटा सेट है उसको 25-25% के 4 भागों में बांट देते हैं, ये तो बताया था ना आपको। तो जो Q2 होता है ना, वो एक तरह से माध्य का काम करता है, वो एक तरह से मीन है, ठीक है ना, मीडियन जिसको बोलते हो आप, ठीक है ना, वो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो Q2 है वो बीच वाले पॉइंट का काम करता है, इसको मीडियन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपका छठा पद है वो मीडियन है, ठीक है ना, जिसका कि मान कितना है आपका 85 आया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ही इसी आंकड़े के हिसाब से Q1 निकालना चाहें तो Q1 क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाई 4, यानी कि 11 प्लस 1/4, यानी कि कितना हो जाएगा 12/4। अगर आप करोगे तो आ जाएगा 3। तो थर्ड जो पद है, ठीक है ना, थर्ड पद कितना है 1 2 3, यानी कि 70 हो जाएगा Q1। ऐसे अगर मैं Q3 निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 4, 3 गुणा 12/4, 4 3 12, यानी कि 9। तो नाइन्थ जो पद है वो कितना है,
1 2 ये कितना था, ये 6 था, 7 8 9, ये हो जाएगा 100, ठीक है ना। और अगर आपको QD निकालना हो यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि चतुर्थक विचलन, तो हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 100 माइनस 70 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30/2 यानी कि 15, ठीक है। इतना सिंपल है। ऐसे ही इसका आप कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो। कोफिशिएंट निकाल के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट आपका सही नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट निकाल के आप मुझे बताइएगा। अगला है खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना करना। अगर हमें, वो तो हमने देखा था कि अवर्गित श्रेणी में कैसे आप चतुर्थक विचलन निकालोगे। ये है खंडित श्रेणी, इसमें खंड के हिसाब से चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें इसने बता रखा है कि एक कोई बाजार है, वहाँ पर आयकर विभाग जो है, आयकर विभाग के आंकड़े उसने दिए हैं। आयकर विभाग ने विभिन्न फर्मों से निम्न प्रकार एकत्र किया है, जो इनकम टैक्स वो कलेक्ट किया है। जो कर राशि 1000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये उसने 3 फर्मों से इकट्ठे किए हैं। 11,000 रुपये उसने 12 फर्मों से इकट्ठे किए हैं। 12,000 रुपये करीब 18 फर्मों से इकट्ठे किए हैं। तो इसका मतलब है कि 3 फर्में ऐसी हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का इनकम टैक्स दिया है। 12 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 11-11 हज़ार रुपये का दिया है। 18 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 12-12 हज़ार का दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो आंकड़े हैं, ये जो श्रेणी दे रखी है, उसका चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक आपको गणना करनी है, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो टेबल हमको दी हुई है वो लिख लेंगे, ठीक है ना। उस टेबल को अब हमें क्या करना है, उस टेबल के अंदर हमको चीज़ें डालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो कर की राशि है, ठीक है ना। कर की राशि है वो कितनी दे रखी है, आपको पता है कर की राशि दी हुई है। कर की राशि दी है 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 और 14,000। और अगला है फर्म की संख्या, जिसको कि आप फ्रीक्वेंसी भी बोलोगे, ठीक है ना। फर्म की संख्या यानी कि F, ठीक है। तो वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3, 12, 18, 12 और 3। तो यहाँ आप निकालोगे सिग्मा F, यहाँ सिग्मा F निकाल लोगे, ठीक है ना। यहाँ क्या निकाल लोगे आप, संचयी आवर्ती निकाल लोगे। तो वो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी 3। 3 में आप 12 जोड़ दोगे, आप 3 में 12 जोड़ोगे तो आ जाएगी 15। 15 में 18 जोड़ दोगे 33। 33 में 12 जोड़ दोगे 45। 45 में 3 जोड़ दोगे 48। तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले 3 ही आ जाएगा ऐसे कैसा, फिर 3 और 12 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो आपकी सिग्मा F आई, ठीक है ना, अगर आप इसको जोड़ लोगे पूरे को तो आ जाएगा कितना, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कितना आपका ये जो सिग्मा F है, इसी को आप N बोलते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम ये जब हमने बना लिया, ये टेबल हमारी बन गई, ठीक है ना। इसमें n इक्वल टू लिखा हुआ है 7, ये गलत लिखा हुआ है। ये वैसे यहाँ n जो होगा सिंपली सिग्मा F जो निकल के आया है वो n होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फर्म्स मतलब टोटल फर्म कितनी है, ठीक है ना, वो n होगी, ठीक। क्योंकि टोटल फर्म ये 3 है, 12, इन सबको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा 48, क्योंकि यहाँ से इसकी मदद से भी आपका निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्वार्टाइल 1 यानी कि Q1। तो Q1 क्या निकल के आएगा, Q1 निकल के आएगा, Q1 आएगा कितना, हम पता है n + 1 डिवाइड बाई 4 होता है। आपको पता है ये कितना है 48 + 1 डिवाइड बाई 4 यानी कि हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 49 से, अगर 4 से अगर 49 को आप भाग दोगे तो लगभग 12.25 आता है, ठीक है ना। तो 12.25वां जो पद है या मद है उसका आकार, तो 12 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। 12 ये 3 है, ठीक है। आप अगर देखो इस टेबल के अंदर तो ये जो आपको दिया हुआ है ये 3 है, इसके बाद आ रहा है 15। तो 3 और 15 के बीच में कहीं 12 होगा, तो 12 किस में आएगा आपका, इस 15 वाले में आएगा, ठीक है ना। तो वो उसका जो वैल्यू है वो कितनी है 11,000, ठीक है। तो इसका जो Q1 है वो आ जाएगा कितना 11,000 रुपये। ऐसे ही
हम Q3 निकाल लेंगे। Q3 कितना होता है 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 48 प्लस वन डिवाइड बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा ये लगभग जो 12 आया था ना 12.25, उसको अगर 3 से गुणा कर दोगे आप तो आ जाएगा 36.75। ठीक है, ये वाला जो मद है उसका आकार। अब आप देखो ये 36.75 आपको कहाँ मिलेगा, ये 36.75 आपको 45 वाले खाने में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। 33 से बड़ा है 36 और कहाँ आएगा 45 वाले में आएगा, तो 45 वाले की जो वैल्यू है वो है 13,000, तो Q3 आ जाएगा 13,000। ठीक है ना, 13,000 रुपये आ गया। Q1 आ गया 11, Q3 आ गया 13। तो अब हम आराम से बहुत सिंपली इसमें QD कैलकुलेट कर लेंगे। QD कितना हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आपको पता है 13 माइनस 11 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2/2, यानी कि 1,000 रुपये लगभग। ठीक है ना, 1,000 रुपये आ गया आपका QD चतुर्थक विचलन। ऐसे ही चतुर्थक विचलन गुणांक जो है कॉफिशिएंट वो कितना हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 13 माइनस 11/13 प्लस 11, यानी कि ये हो जाएगा कितना 2/24। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा करीब 0.083। ठीक है, इसका कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये भी ऊपर 1000 में है नीचे भी 1000 में है, इसलिए इसकी इकाई कोई भी नहीं होगी। आपकी किताब में 1000 रुपये लिखा है वो गलत है। ठीक है ना, ये बिना इकाई का होता है। कॉफिशिएंट हमेशा जो चतुर्थक विचलन गुणांक है उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये भी मैंने ये एग्जाम्पल 5 था, आपकी किताब में एग्जाम्पल 5 दिया है वो ये है। उसके पहले मैंने एक आपको कराया था जो अप्रैल 2019 में सवाल आया था 6 नंबर का, वो कराया था। और ये आपको मैंने उदाहरण 5 करा दिया इसमें खंडित श्रेणी में चतुर्थक विचलन की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आज के लिए इतनी ही काफ़ी हैं। अगले वीडियो में मुझे लगता है कि जो हम आगे चीज़ें हैं वो देखेंगे, और साथ साथ हम शायद 24 नंबर जो चैप्टर है जहाँ पर कि राष्ट्रीय आय की गणना करना सिखाया गया है उसको भी देखेंगे, क्योंकि उससे बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मेरे को रिक्वेस्ट की थी एक विद्यार्थी ने, तो मैं हो सकता है 24 नंबर वाला चैप्टर भी शुरू करवाऊँ पैरेलल में। ठीक है ना, तो ये भी हम करते रहेंगे, साथ साथ 24 नंबर वाला चैप्टर भी देख के चलेंगे। ठीक है, 24 से शुरू करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए उसने रिक्वेस्ट की है उस विद्यार्थी ने, उसको हम करेंगे। ठीक है, साथ साथ इसको भी करते रहेंगे। तो इतना आज आप देखिए, जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल हैं, आपको हो सकता है समझ में ना आ रहे हो, अगर नहीं आते हैं तो फिर मेरे को बताइएगा। किताब में जो एग्जाम्पल दिए हैं कहीं आपको एग्ज़ाम का कोई और मिलता है, कहीं पर कोई आपको प्रश्न पत्र मिलता है जिसका कोई सवाल है जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मुझे दीजिए आप, मैं उसको सॉल्व करके उसका एक वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ये आप अपने पास सेव कर लीजिए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप पर आप मुझे भेज सकते हैं, कोई भी सवाल जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसकी फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, उसको मैं सॉल्व कराते हुए वीडियो आपके लिए डाल दूँगा। ठीक है, और आप लोगों से एक अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोज़ को चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।